नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल नॉलेज देने जा रहा हूं सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में कि सीए फाउंडेशन कोर्स क्या है, इसमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली इसके अंदर आपके 4 पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर जो आपका आता है दैट इज़ ऑफ अकाउंट्स। सेकंड आपका पेपर आता है लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में बीसीआर बोल देते हैं। तीसरा पेपर आपका आता है मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं अच्छा मैथ्स इसके अंदर आ गया, अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एलआर स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और फोर्थ पेपर जो इसके अंदर आपके पास आता है दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं BCK। अब ये क्या है जरा समझते हैं एक एक पेपर को डिटेल के अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स के पेपर की, तो अकाउंट्स का पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर मतलब आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन सॉल्व करके आना होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में जाऊँगा। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ एंड BCR के पेपर की, तो अगेन जो है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर अगर मैं बाइफरकेशन की बात करूं तो जो लॉ का पेपर है वो आएगा आपका 60 मार्क्स का और BCR का पेपर आएगा कितने का, 40 मार्क्स का। तो लॉ आपका 60 मार्क्स का आने वाला है, BCR 40 मार्क्स का, ये भी रिटर्न पेपर है। उसके बाद मैं बात करूं मैथ, स्टैट्स, LR की, तो ये आपका MCQ बेस्ड पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, लेकिन इसके अंदर भी इंटरनल बाइफरकेशन है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स इसमें आपका 40 मार्क्स का, स्टैट्स आपका 40 मार्क्स का, और LR जो है वो आपका LR स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग, वो 20 मार्क्स का आपका इसमें आता है। इसके बाद हम बात करें अगर इकोनॉमिक्स एंड BCK की, तो ये भी आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स आएगा बच्चों 60 मार्क्स का, और अगर बात करूं BCK की तो वो आपके पास आएगा 40 मार्क्स का। अब जरा समझते हैं पेपर की डीपनेस क्या है, डेप्थ क्या है, किस तरीके से पढ़ना होता है, सारी बातें इसके अंदर हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा आपके अकाउंट्स के पेपर के ऊपर। देखिए, अकाउंट्स के पेपर का लेवल क्या होता है सीए फाउंडेशन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितना भी आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, प्लस जो बीकॉम के अंदर एक पेपर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, वो तीनों का अगर आप कोर्स मिला दें तो ये आपका कोर्स बनता है किसका, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। सर इतना सारा कोर्स है, देखने में लगता है इतना सारा, प्रैक्टिकल इतना सारा नहीं है। अगर पेपर की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर है, तो मोटा मोटा अगर मैं इसकी बाइफरकेशन करूं तो इसमें आपके 12 मार्क्स के आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी 2 नंबर के एक होते हैं, 2 into 6 मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रीजनिंग के साथ आपको देना होता है, थ्योरी टाइप पे हो गया। रेस्ट अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 मार्क्स की मुझे थ्योरी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऊपर, तो देखिए 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, लेकिन 100 का नहीं आएगा, ज़्यादा का आएगा, मतलब उसमें चॉइस भी होगी। तो जनरली क्या होता है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि वो कंपलसरी होता है, हर किसी को करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 6 क्वेश्चंस और दिए जाते हैं, और इन 6 क्वेश्चंस में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में करने होते हैं, और ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कोई भी उसमें से 5 आपको करने होंगे। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 1 20 का, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 और 7, तो ये सारे क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6, ये कितने कितने मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स के, और कोई भी इसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर उठाए उसका 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या किया, हो सकता है 2 पार्ट्स बना दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, 8-8 नंबर के, ऐसे हो सकता है। या दूसरा तरीका हो जाता है कई बार कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और ये जो है 4 नंबर का, ये 4 का, ये 8 का। तो वो 16 का कैसे बाइफर्केशन होगा, वो फिक्स कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ फिक्स हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर बना रहे हैं वो। लेकिन येस, अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो पहला 20 क्वेश्चन का कंपलसरी, यहाँ 6 क्वेश्चन, तो 16 इंटू 6 कितना हो गया 96। तो 96 प्लस 120 116 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपको टोटल 100 नंबर का पेपर करना होगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 12 नंबर की आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, बाकी आपकी 7 से 8 नंबर की थ्योरी हो जाती है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो लगभग 90-95 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। यहाँ पर अकाउंट्स का जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है 20 मार्क्स का। जनरली क्या करते हैं वो थ्योरी को इसी में पूछ लेते हैं, तो इसलिए थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि हम जो है पूरा का 90-95 मार्क्स प्रैक्टिकल से ले आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वहाँ पर आपकी जो है अच्छी खासी थ्योरी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अकाउंट्स का इस तरीके से रहने वाला है। अब आता है कि सर 11th-12th प्लस बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो क्या क्वेश्चन का लेवल भी उस तरीके से रहेगा? मोर और लेस अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं वैसा रहेगा। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर आप 11th-12th और बीकॉम को 100% मानते थे, तो यहाँ पे मान के चलिए थोड़ा सा 125% रहेगा, 25% जो है वो अपर साइड रहता है। कई बार उस लेवल का भी आ जाता है, उससे नीचे भी आ जाता है, वो किस्मत की बात है। लेकिन आप 100 का 125 ही मान के चले। करना क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ही आसान है। जो भी आपको ICI का स्टडी मटेरियल मिलता है, ICI का स्टडी मटेरियल मिलता है, वहाँ से बुकलेट मिलती है, उसके अंदर जो है आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं और पीछे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सबसे पहले आपको करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारे पास जो है पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमको चैप्टर वाइज उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड हमारी प्रेफरेंस होती है RTP। RTP क्या है? ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं? हर अटेम्प्ट से पहले ICI जो है इनको रिलीज करता है। जैसे अकाउंट्स का RTP आएगा, जो भी आपका अटेम्प्ट है उसका, तो उस RTP में क्या करता है ICI, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन दे देता है कि ये क्वेश्चन है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं, एक जस्ट रिवीजन मटेरियल के तौर पे होते हैं। तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो होते हैं हर अटेम्प्ट के आते हैं, ICI की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ICI खुद के जो है मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करता है, तो उन सब के क्वेश्चंस अगर हम कर लें तो सफिशिएंट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये तो सब एक जगह मिल जाएगा, ICI ये तो चैप्टर वाइज आपको मिल गया, लेकिन ये तो पूरे पेपर होंगे। RTP भी आपको दिक्कत होगा, मॉक टेस्ट में दिक्कत होगा। तो ये सब जो है हम सॉल्व करते हैं कैसे? एक हमारी जो बुक आती है दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आप कर रहे हैं अकाउंट्स की, जो हमारी आती है CA फाउंडेशन की, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, इन सारे क्वेश्चंस पे रिसर्च करके उनको क्लब कर दिया है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन RTP में कब कब आया, पास्ट एग्जाम में कब आया, मॉक टेस्ट में कब आया, ICI में कैसे हैं, तो उनको हमने क्लब करके पूरी एक सिंगल बुक बना रखी है परफेक्ट प्रैक्टिस। तो अगर आप उसको कर रहे हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ तो ये मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में एक ओवरव्यू दिया। अब जनरली होता क्या है इस पेपर के अंदर, अगर मैं बात करूं बच्चे कहाँ पर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के कटते हैं, तो वो एरिया क्या रहता है? प्रेजेंटेशन इशू। देखिए ICI जो है प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके जो फॉर्मेट्स हैं, शायद आपका स्कूल लेवल पे उसके इतने मार्क्स नहीं कटते थे जितने यहाँ पर उसके कटने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्किंग नोट्स यहाँ पर आपके प्रॉपर होने चाहिए। मतलब लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन के अंदर 30 से 40% वेटेज जो है वर्किंग नोट्स का रहता है। तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। ओवर राइटिंग को ले करके बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को लेके जो है CA एग्जाम्स के अंदर आपको ज़्यादा सा फोकस रहना पड़ता है। प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल हो जाता है। लेकिन सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको सारी की सारी डिटेल दी पेपर नंबर 1 के बारे में, दैट इज़ ऑफ अकाउंट्स। अब नेक्स्ट पेपर के ऊपर आना चाहूँगा, जो कि आपका कौन सा है? लॉ एंड BCR का पेपर है। तो देखिए लॉ एंड BCR, इसके अंदर क्या है थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ तो
सबसे पहले मैं लॉ पे आना चाहूँगा। लॉ जो आप यहाँ पढ़ते हैं वो सारा का सारा पढ़ते हैं बिजनेस लॉ, और इस बिजनेस लॉ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जैसे आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि एग्जाम में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर रहेगा। उसके बाद इसकी मैं आपको इंटरनल थोड़ी सी जो है बाइफर्केशन भी बताऊंगा। इसके बाद आपका पार्टनरशिप एक्ट, जो कि आप क्लास 12th के अंदर भी थोड़ा सा देखकर आ रहे हैं। जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पार्टनरशिप की थोड़ी सी बातें होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और लास्ट आता है हमारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट यहाँ पूरा नहीं है, बेसिक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने इशू ऑफ शेयर्स वगैरह उसमें पढ़ी भी होती हैं उस तरह का। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लॉ, जैसा मैंने आपको बताया कि 60 मार्क्स का यहाँ पर जो है मोटा मोटा पेपर है, जिसमें ये 3 एक्ट की अगर मैं बात करूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, तो ये एग्जाम में मोटा मोटा आपको 30 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि 30 मार्क्स के आसपास जो है यहाँ से आपको वेटेज मिलने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो जनरली जो है ये आपका 10 to 12 मार्क्स के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ का पेपर है, क्योंकि इंटरनल चॉइस होगी तो टोटल आपको 72 मार्क्स का पेपर यहाँ देखने को मिलेगा। तो 30 और 12 अगर मैं निकाल दूं 42, तो मोटा मोटा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज खुद भी निकाल सकते हैं कि 25 से 30 नंबर का जो है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिलता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है आपको दूसरे एक्ट्स पे आना चाहिए। जनरली होता क्या है, बच्चे स्किप कर देते हैं, सेल से शुरू कर दिया, पार्टनरशिप से, तो लॉ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो आप जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज, इसी सीक्वेंस के अंदर करें। देखिए एक नया पेपर है तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना पड़ता है इस पेपर के अंदर, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लॉ में बड़े आसानी से चीज़ आपको समझ में आती है, प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसे डे टू डे बेसिस पे रिलेट कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है बच्चों को जब एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि समझ में तो सब कुछ आ गया, लेकिन अगर आपने इस पेपर के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, कंटेंट को इमीडिएटली याद करके लिख के नहीं देखा, तो एग्जाम में जो आंसर्स लिखने होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर लैक ऑफ कंटेंट आप फील करेंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस पेपर को लेके मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस हर बच्चे के लिए क्या रहती है, वो ये रहती है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपने इसको लर्न एंड राइट करना ही करना है। मतलब जो भी आपने किया आज, जितना भी आपने किया उसको साथ साथ याद करिए और उसके बाद एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ के पेपर के अंदर। अदरवाइज होगा क्या, समझ में तो आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास लिखने के लिए जो है मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाएगी। तो लर्न एंड राइट, इसके अंदर ये फिलॉसफी जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पेपर जो इसमें मैंने आपको बताया BCR का है, दैट इज ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर है ये। तो इसके अंदर क्या आता है सर, बड़ा तगड़ा नाम सा दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है, देखिए ये पेपर अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पीछे मकसद ये था कि जो इंग्लिश है वो सुधारी जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलती हैं सिलेबस के अंदर। आर्टिकल राइटिंग आपको देखने को मिलेगा, इसमें रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलता है, ठीक है, इसमें आपको एक्टिव पैसिव इसके ऊपर बातें होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका सिलेबस है आप देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग आपको इसमें मिलती है। तो सर क्या ये पूरा का पूरा इंग्लिश है? हाँ, मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि जो आपने क्लास 11th एंड 12th के अंदर अपनी इंग्लिश पढ़ी है वो यहाँ पर है। तो अगर आपकी 11th-12th के अंदर इंग्लिश ठीक नहीं थी तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती है, उस केस में आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार बैठने से नहीं होने वाला, रोज़ आप 30 मिनट्स की जो है इस पेपर को टाइम दें और प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक थी तो ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये सब चीज़ें तो मुझे आती हैं, क्योंकि वहाँ से और यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज है, ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, वेटेज थोड़ी अच्छी हो जाती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हैवी आते हैं, आर्टिकल्स उस तरीके की आपको वर्ड्स यूज़ करनी पड़ते हैं, वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का।
मोटा मोटा आपको वहाँ पर चॉइस को अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो 44 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपको पेपर मिलता है, जिसमें चॉइस को मिला करके, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। और इसके लिए अगेन अब लॉ एंड बीसीआर के लिए कहाँ से हमें कंटेंट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला गुरु मंत्र तो याद रखिए, पूरे सीए के अंदर आईसीए स्टडी मटेरियल सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है। उसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, वही आपको सब कुछ करना है। और सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स है, तो उसमें आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अभी तक मैं आपको 2 पेपर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि बेसिकली हमारे पास जो 2 पेपर्स हैं वो कौन कौन से, अकाउंट्स एंड लॉ एंड बीसीआर, दोनों सब्जेक्टिव पेपर होंगे, 100 नंबर के होंगे। और एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि 3-3 घंटे के ये पेपर होंगे, 3 आवर्स का जो है आपको टोटल टाइम इसके अंदर मिलेगा, 3 घंटे अकाउंट्स को, 3 घंटे लॉ एंड बीसीआर को। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके आगे, तो आपको नेक्स्ट पेपर की मैं बात बताना चाहूंगा, दैट इज द मैथ्स स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब बच्चों को लगता है जिन्होंने 11th 12th के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी है उनको इस पेपर के अंदर दिक्कत आने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको डिटेल में सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ मैथ्स के ऊपर। ठीक है, मैथ्स जो है आपका 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स के पेपर में आप देखो आने क्या वाला है। सबसे पहले रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं, ये लॉग को हटा दूं, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, ये आप पढ़ते थे क्लास 6-7 के अंदर। ये लॉग थोड़ा सा नया हो जाता है, लेकिन बाकी आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको याद हो, आप 9th-10th में पढ़ते थे इक्वेशंस, तो वो यहाँ पर आता है, जो कि आपका क्लास 9-10th का है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर कुछ भी। एक नया चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं होता, ये हर बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है, तो एकदम न्यू चैप्टर है, इसमें आपका कोई 11-12 से कोई लेना देना होता ही नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि एक क्लास 11th का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट यूज होते हैं, तो आपका 11th का जो कंटेंट आपने पढ़ा होता है वो थोड़ा सा यहाँ इमटेरियल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली शॉर्टकट बेस्ड जो है ये चलता है, तो मैं इसको एकदम नया मान के चलता हूँ। फिर सबसे इजी चैप्टर जो क्लास 11th में हर बच्चे को लगता है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, वो यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी मैं कहूँगा कि आपका क्लास 11th का चैप्टर है। और उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है। तो 12th का है, ये 11th का है, ये आपका 11th का। अब देखिए, जो बच्चे नए हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं था 11th-12th के अंदर, इसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इवन कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना करें, अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और टोटल अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ आप देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो कि एकदम यूनिक है, यहीं से आपका 20 से लेके 25 मार्क्स तक का पेपर आपको देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको एक अच्छा पेपर मैथ्स में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ इन 3 में कोई दिक्कत नहीं आती। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 12th में नहीं पढ़ा तो हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे आपसे, तो नेक्स्ट जो है आपका स्टैट्स है। अब स्टैट्स ऑब्वियसली क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होता है। यहाँ पर जो लेवल होता है क्लास 11th का या 12th जहाँ पर भी आपने पढ़ा, प्लस बीकॉम का जो है यहाँ पर लेवल होता है। तो यहाँ पर एकदम फ्रेश लेवल से एनर्जी लगानी पड़ती है, आपका 11th-12th का कोई लिंकेज नहीं होता है। 40 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके टोटल कवर अप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है LR, जो कि एकदम एब्सोल्युटली न्यू है, 20 मार्क्स का है, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ्स आपके पास हो गया कितने नंबर का, 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो है आपका टोटल 100 नंबर का पेपर डिज़ाइन होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है, ये मैं बताना चाहूँगा। कोई इसमें आपको किसी भी तरीके की इंटरनल चॉइस नहीं दी जाती है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन ही करने होंगे। सेकंड, आपका जो है 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर। सब्जेक्टिव पेपर आपके कितने घंटे के होते थे? 3 घंटे के होते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है वो कितनी देर का होने वाला है? 2 घंटे का, 2 आवर्स का जो है यहाँ पर आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर सर थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया भी अगर हम डिस्कस कर दें, तो
देखिए होता क्या है, पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं, 40 नंबर लाने हैं, किसी भी तरीके से ले आओ। अब आप वो किसी भी तरीके से ले आओ, स्टैट्स में 40 में से 40 ले आओ, लॉजिकल रीजनिंग में बेशक 0 ले आओ, मैथ्स में 0 ले आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। 40 मार्क्स इन एग्रीगेट आपके पास आने चाहिए। मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर में किसी भी तरीके से आपके पास वो आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलआर में 20 आ जाए, मैथ्स में 10 आ जाए, स्टैट्स में 20 आ जाए, 50 हो जाए, बस 40 नंबर का जो टोटल है वो बनना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैथ्स आपने नहीं भी पढ़ी है, 11 12th में वीक भी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता इस पेपर को पास करने में। येस, अनडाउटेडली मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करे बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उस हौवे को निकाल दीजिए कि उसके बिना गुजारा नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट पेपर की, और इसके बाद मैं बात ये भी करूँगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है सीए फाउंडेशन में। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स है आएगा आपके पास, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। और अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली आपको इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़नी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 11 12th के अंदर पढ़ के आ रहे हैं वो वाली, और प्लस जो है बीकॉम का भी कुछ पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बीसीके की, तो 40 मार्क्स जो है 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका एमसीक्यू आने वाला है। और बहुत ही अच्छा बीसीके की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बहुत ही अच्छा पेपर है जो कि आपकी डे टू डे बिजनेस की नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है, काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिलती है। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स एमसीक्यू इसके अंदर आने वाले हैं। टोटल यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, लेकिन उसके अंदर जैसा मैंने बताया था ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है सबसे पहली चीज़, और कोई भी जो है इंटरनल चॉइस नहीं होगी किसी भी तरीके की, और आपको जो है किसी भी तरीके से 40 मार्क्स लेके आने हैं, चाहे आप वो इको से ले आए, बीसीकी से ले आए, दोनों के कॉम्बिनेशन से ले आए। 40 नंबर जो है आपको टोटल लेकर आने हैं, ठीक है। अब अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है आईसीएआई के अंदर पासिंग क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर जो है कम से कम मिनिमम आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जो टोटल आपका बन रहा है एग्रीगेट ऑफ मार्क्स आपके हैं, एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपके कम से कम 50% होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो सपोज अकाउंट्स, लॉ बीसीआर, ठीक है, फिर आपका एमएसएलआर, 2 एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, इको बीसी के, ठीक है। अब हुआ क्या, किसी बच्चे के सपोज यहाँ 60 आ गए, यहाँ 50 आ गए, यहाँ पर 30 आए, और यहाँ पर आ गए 90। तो आप देखिए 60 50 90 230 नंबर है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो उसके बहुत ही बढ़िया नंबर हैं बच्चे के, 230 नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन अब आपका जो टोटल पेपर था वो 400 का था भाई, 100 नंबर के पेपर हैं तो 400 हो जाते हैं, उसका 50% होता है कितना, 200। तो आपके 200 से ज़्यादा हैं, 230 नंबर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 30 नंबर रह गए तो आपको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। कम से कम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए, और एग्रीगेट में जो है आपके वो 200 नंबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर ये मार्कशीट इस तरीके से होती कि अकाउंट्स में 60, लॉ बीसीआर में 40, एमएसएलआर के अंदर 40 और इको बीसीके में 60, ठीक है, तो आपके 200 होते और आप पास कंसिडर किए जाते। चाहे मार्क्स कम भी हैं लेकिन आप पास होते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो आपका पूरा हो रहा है। तो बैलेंस करके पढ़ाई को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं चलती कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, ऐसा काम नहीं होने वाला। बैलेंस स्टडीज़ करनी है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस को जो है ध्यान नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसने सब्जेक्ट प्रेफरेंस को ध्यान दिया उसके लिए जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद बच्चों को एक बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है कि हमें कौन से पेपर्स के साथ सबसे पहले पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। पूरा डिटेल्ड वीडियो है तो इसलिए सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप 2 पेपर उठाएं, अकाउंट्स और साथ में उठाएं लॉ। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास 11 12th में मैथ्स नहीं था तो वो लॉ और मैथ स्टेट्स एलआर भी उठा सकते हैं। अकाउंट्स को वो एक बार ड्रॉप कर दें, कोई 2 पेपर के साथ जो है आप स्टार्टिंग करें। एक आप प्रैक्टिकल लें,
एक आप थ्योरी का पेपर लें, ठीक है। और इन दो में से दो पेपर्स को कम से कम 15 से 20 दिन तक चलाएं, 15 to 20 डेज। जब भी पढ़ने बैठते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट को 4 घंटे के लिए पढ़ें। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कॉमर्स का वन ऑफ द लेजेंडरी कोर्स कर रहे हैं। लेजेंडरी हर सेंस में, आपके एफर्ट्स भी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, कोर्स का कंटेंट भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जाता। तो 15 से 20 दिन अकाउंट्स लॉ आप 4 घंटे के हिसाब से, मतलब 4 आवर्स अकाउंट्स 4 आवर्स लॉ, इस तरीके से पढ़ें। जब कोई भी एक सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल होता हुआ दिखता है, उसका आपको लगता है कि हाँ मेरा 50% कोर्स हो गया, देन आप जो है अपना थर्ड सब्जेक्ट वहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी जो गाइडेंस मिलती है, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, हिंदुस्तान का सबसे टॉप सेलिंग सीए फाउंडेशन 9.0, तो इस कोर्स के अंदर आपको ना एक चीज़ मिलेगी, टास्क मीटर। टास्क मीटर क्या है मैं आपको बता दूं। टास्क मीटर में ये होगा कि जब जैसे आप अकाउंट्स पढ़ने बैठे, मैं छोटा सा ब्रीफ कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। यहाँ पे हमने क्या किया, अकाउंट्स के टास्क को जो है ना टोटल 112 टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जब भी आप बैठे, जैसे अकाउंट्स पढ़ने बैठे, तो हम ये मानते हैं कि आज आप अकाउंट्स के एक टास्क करें या 2 टास्क करें, और एक सेटिंग में उतना टास्क आपको करना है। हर टास्क किस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उसे 3 से 4 घंटे करते हैं करने में। तो अकाउंट्स जब आप, ये 112 टास्क हैं, पूरी बुक मिलेगी, उस पर आप टिक लगाते हैं, हाँ आज मेरा टास्क 1 हो गया, मैंने टास्क 2 कर लिया, टास्क 3 कर लिया। तो इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपकी सारी रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ उसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किन बातों का जनरली हमें ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, और ऐसा आपके साथ ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस चीज़ को मेरी बड़े ध्यान से आप सुने कि इस चीज़ का आपने ध्यान रखना ही रखना है। देखिए होता क्या है, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस देते हैं, और वो फोकस होता है उनका कोर्स कंप्लीशन के ऊपर, कि हम जो है किसी भी तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लें। ये बहुत गलत अप्रोच होती है सीए के एग्ज़ाम्स के अंदर। आपको ये नहीं करना है, कोर्स कंप्लीशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में टेस्ट पेपर्स बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या, आप समझिए, सीए कोर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई रेगुलर कॉलेज नहीं है। आपको जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप कुछ भी करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, हमारे कोर्स से पढ़ते हैं, कहीं ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, XYZ कुछ भी, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितना समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट आपने ज़रूर देने हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। 9.0 कोर्स से पढ़ें तो उसमें सारे टेस्ट पेपर्स आपके होते ही हैं, बट अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फुल कोर्स के आपने कम से कम 10-10 मॉक टेस्ट जो है वो देने ही देने हैं। तभी जो एक एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर वो लेवल आपके अंदर होना चाहिए कि आप मज़ेदारी के साथ एक खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाएं, आपके अंदर एक फियर फैक्टर ना हो कि आप सीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वो तभी आ सकता है जब आप जो है टेस्ट पेपर्स रेगुलर देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर फुल कोर्स 10-10 देने ही देने हैं। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम से कम 1.5 से 2 महीने पहले आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट ना भी हो चलेगा, लेकिन 1.5 से 2 महीने पहले जो है आपका ये सब हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो अच्छा रहता है अगर ऐसा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डाउट जो जनरली बच्चों का आता है वो ये आता है कि सर कितना समय लगता है सीए फाउंडेशन कोर्स को करने में, पूरा तरीके से करें। तो मैं उसमें आपको एडवाइस देता हूं कि अगर आप तमीज़ से पूरा का पूरा अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, और अगर मैं बोलूं कि आप वीक में 1 डे जो है वो रिवीजन को देते हैं, कम से कम 1 दिन जो है वीक में आपको रिवीजन को देना चाहिए, मतलब 4 डेज इन अ मंथ जो है आपको देना चाहिए रिवीजन को। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आइडियली आपको जो है वो 4 महीने के आसपास का समय लग जाता है पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। उसके बाद जो है आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, जिसमें आप मॉक टेस्ट करेंगे और जो है अपना सारा का सारा रिवीजन वाला पार्ट है वो करेंगे। तो इतना समय लग जाता है।
है फिर आप शॉर्टकट अपनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आइडियली जो है इतना समय आपका ऑल टुगेदर लग जाता है। तो एक ब्रीफ वीडियो से आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करी, ज्ञान देने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली सीए फाउंडेशन क्या है, कौन से पेपर्स हैं, किस वजह से बच्चे फेल होते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है। और एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा एक हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 का कोर्स, वो जो है आप लोग ज़रूर रेफर करें, उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिलती है। सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, लाइव डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, डाउट्स प्लेटफॉर्म, काउंसलिंग सेशंस, सब कुछ उसके अंदर ऑल टुगेदर आपको मिलता है, जिसका लिंक जो है आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप उसे जाके देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, तो अगर आप वहां से डेमो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तब तक के लिए दिल लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।